side, so you can maybe formally open the session. ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। जी, नमस्कार सभी को। मैं राजेश अग्रवाल, कोऑर्डिनेटर कवि पीस मिशन लखनऊ सेंटर। कवि पीस मिशन के बिहाफ पे और अवोक इंडिया फाउंडेशन के साथ और सेवी के सपोर्ट से ये जो छोटी सी एक वेबिनार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की है, जिसको कि आप सिक्योरिटीज़ में व्हाट डूज एंड डोंट्स के साथ और साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ। जनरली इसके पीछे जो सोच थी प्रवीण जी की, हम लोगों की, वो ये थी कि दोनों चीज़ें कंट्रास्ट भी हैं कि कवि पीस मिशन के जनरली जो मेंबर्स हैं वो 60 प्लस हैं, उनके साथ बहुत अनुभव है, लेकिन शायद रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी कैजुअल अप्रोच हो जाती है फाइनेंसेस को लेके। पता भी नहीं रहता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कब हमने खरीदी थी, किसको दी है। शायद अभी हम लोगों ने एक और वेबिनार किया था तो उसमें ये बात आई थी कि क्या लोगों ने अपनी बिल बनाई है। तो उस पर्टिकुलर वेबिनार में यंग लोग ज़्यादा थे, तो यंग लोगों को तो शायद इस बात का एहसास नहीं था कि बिल की मीनिंग क्या होती है। बट हमारे इस कार्यक्रम में जो लोग शिरकत कर रहे हैं उनमें ऐसे लोग हैं जो अनुभवी हैं, जिनके साथ पूरी दुनिया का अनुभव है, लाइफ का अनुभव है, लेकिन उन्होंने भी शायद अपनी बिल नहीं बनाई होगी। और इस समय में एक छोटा सा कवि पीस मिशन से चूँकि रिलेटेड है, अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ और उसके पहले सभी लोगों का फॉर्मली स्वागत करना चाहता हूँ। और फाइनली ये उम्मीद करता हूँ कि ये वेबिनार के बाद बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे और लोग ज़्यादा रिलेटेड होंगे। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे परम आदरणीय श्री राकेश कुमार मित्तल जी, जो अब हमारे साथ सूक्ष्म रूप में हैं, यहाँ तक कि उनको भी अपनी विल बनाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम का एक वो हो गया था, लैग हो गया था, और उनके अंतिम क्षणों में फिर वो बिल को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया और उसको एक तरह से एग्जीक्यूट किया गया। तो समय का किसी को नहीं पता होता है कि कब ज़िंदगी में लगने लगे कि अब समय ख़त्म हो गया। हालांकि पिछले 5 महीने में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। कोविड 19 के टाइम पे सीखा भी, समझा भी, दुनिया को अलग अलग एंगल से समझा, अध्यात्म के हिसाब से भी समझा, फाइनेंस के हिसाब से भी समझा, लाइफ की दौड़ के हिसाब से भी समझा। बहुत से पहलू हमारी ज़िंदगी में आए हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं, हमारे साथ इस सेशन के लिए जो स्पीकर्स हैं उसमें बहुत एमिनेंट स्पीकर्स हैं। हमारे साथ नवीन सक्सेना जी हैं जो सेबी में एजीएम हैं। हमारे साथ बहुत ही अनुभवी और बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बहुत ही सीनियर पोस्ट से रिटायर्ड श्री अजय शुक्ला जी हैं, जो रेलवे बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, पैसा आपका भविष्य आपका। और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम के जो कर्ता धर्ता हैं, हमारे प्रवीण द्विवेदी जी जो प्रेसिडेंट हैं अवोक इंडिया फाउंडेशन के। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं अपने नवीन सक्सेना जी के उद्बोधन से भी, और साथ में उनका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और उसके ऊपर ब्रीफिंग होगी कि कैसे हमें फाइनेंस को अपने दुरुस्त रखना है। और एक और छोटा सा अनुभव से ही मैं सिखाता हूँ। एक हमारे सीनियर मित्र थे जो शेयर मार्केट और सिक्योरिटीज़ के लिए उनका बहुत रुझान था, लेकिन उन्होंने जब तक नौकरी में थे तब तक कोशिश नहीं की। और जैसे ही वो नौकरी उनकी कंप्लीट हुई, उनको बहुत सा पैसा मिला, जीपीएफ से पैसा मिला, ग्रेचुटी से पैसा मिला, और एकाएक उनको शौक चढ़ा तो उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, बिना ये सोचे कि शेयर मार्केट इट्स नॉट अ वन डे गेम। ये टेस्ट मैच की तरह है, और बल्कि टेस्ट मैच भी नहीं, पूरे साल, 2 साल, 5 साल का गेम है, जिसमें आप कोई छोटे छोटे प्रलोभन में ना आए, एकदम टेम्पटेशन ना हो, कहीं आप उसमें ट्रेडिंग ना करने लगे। और उन्होंने उसमें काफ़ी लॉस उठाया था। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन के बाद हमारी बहुत सी चीज़ हमारे दिमाग में, हालांकि मुझे खुशी है कि इस सेशन में प्रोफेसर शीला मिश्रा जी ऐसी शख्सियत भी हैं जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की हेड हैं। तो शायद हम, हो सकता है जब क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा तो उनसे कुछ हम ही सीखेंगे। और हमारे डॉक्टर माहेश्वरी सर जो बिट्स पिलानी के वाइस चांसलर भी रहे, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो जब हमारा क्वेश्चन आंसर होगा, प्रवीण जी, उम्मीद है कि उनसे हम भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नवीन सक्सेना जी को कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नवीन सक्सेना जी। नवीन जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आवाज थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है बफरिंग हो रही है, शायद रिकनेक्ट आप कर लीजिए, या तो लॉगिन तो नहीं, 2 जगह से हो गया है कहीं से, बिकॉज उसकी वजह से भी कई बार। जी जी, अभी देखिए। हाँ, अभी आ रही है।
अभी शायद आवाज आ हाँ, रही यस यस, वी कैन हियर यू नाउ, यस यस। है। मेरा सबसे पहले धन्यवाद राजेश जी को। थैंक यू फॉर टुडेज वेबिनार, जिसमें जिसमें one of the participant, and again it is a privilege to be a part of today's webinar, and I thank Shri Praveen Dwivedi ji of Awok India Foundation, जिन्होंने ये वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है और कबीर पीस मिशन के साथ जुड़ करके आज का वेबिनार आयोजित किया गया है। और जो भी हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरा यही पूरा ध्येय है हमारा जो आज के वेबिनार का, जिसमें हम सभी के पास नहीं जा करके इंटरनेट के थ्रू, वेबिनार के थ्रू उनके पास जा करके, और जो इन्वेस्टमेंट हमारा नॉलेज शेयरिंग का जो ध्येय है सेबी का, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से फ्रूटफुल सेशन होगा। इसी के बारे में मैं प्रार्थना करता हूँ और आगे बढ़ने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी पीपीटी को शेयर करना चाह रहा हूँ। जब तक नवीन जी अपने पीपीटी को शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन पे ला रहे हैं, मैं एक आज आप लोगों को मेरी आ रही है? हाँ नवीन जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ नवीन जी, बिल्कुल, वी कैन हियर यू प्रॉपर्ली। आप चल आगे बढ़िए। थैंक यू। बिकॉज ये टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं उसमें हमें लगता है कि हमें सुन पा रहे हैं और कई बार ऐसा होता है हमारी आवाज नहीं जाती है, तो नहीं, उसके ये लिए थोड़ा आभासी वर्चुअल लाइफ है, आभासी दुनिया है, इसमें ऐसा कभी कभी प्रतीत होने लगता है, लेकिन और सब प्लीज एकदम ठीक यानी है। अगर किसी को भी लगता है कि कोई जरा सा भी किसी समय लगे आवाज में इशू आ रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं दूसरे नहीं, तरीके मैं से थोड़ा सा एक चीज और बता दूं उसमें, बिफोर वी स्टार्ट, नवीन जी स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो एक चैट बॉक्स भी होता है। तो जैसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है या क्वेश्चन भी डालना है अपना, या कुछ मान लीजिए जैसे कि प्रोफेसर शीला मिश्रा जी ने अभी शुरू में चैट बॉक्स में अपना वेलकम किया, तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भी बताना है कि अगर कुछ भी लगता है आवाज नहीं आ रही है या कुछ और समझना है, क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पर अपने कंप्यूटर में या मोबाइल के माध्यम से। और इससे पहले कि नवीन जी स्टार्ट करें, मुझे एक बहुत, मेरा चूंकि कबीर पीस मिशन का नाम 2-3 बार आया, तो हम लोगों को वापस से वहां की प्रार्थना, वहां का जो दीप प्रज्वलन है वो याद आ गया, और अंधकार को मत कोसो एक दीप जलाओ जो प्रार्थना होती है, और हम लोग उसको जी। काफी मिस कर रहे हैं मुझे लगता है। और राजेश जी, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मतलब भावुक क्षण हो जाता है कि बड़ा अच्छा लगता था वहां पर हर हफ्ते हम लोग जब मिलते थे और जो बातें ज्ञान की होती थी। तो आज मुझे लगता है कि थोड़ा, हालांकि ये अध्यात्म से थोड़ा हटकर है, लेकिन मुझे लगता है एक जुड़ाव है, हम लोगों का, सब लोग जुड़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये हमको अवसर दिया। सो ओवर टू नवीन जी नाउ। नवीन जी प्लीज। आप लोगों सब लोगों को दिख रहा होगा। और आज के वेबिनार का जो उद्देश्य है इन्वेस्टर अवेयरनेस, उसमें मैं नवीन सक्सेना, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, लखनऊ लोकल ऑफिस सेबी, आज के इस वेबिनार में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा। जो हमारे रेगुलेटर्स हैं सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स के, सारे ज्यादातर पता भी रहते हैं, लेकिन एक जस्ट ब्रीफ दे देता हूं। बैंकिंग सेक्टर के सबसे पुराने रेगुलेटर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1935 में आए थे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जो कि सेबी सिक्योरिटी अभी एंड नवीन मार्केट जी का आपकी आवाज रेगुलेटर नहीं है, आ रही, लगता नियामक है। कुछ। इंश्योरेंस सेक्टर का नियामक IRDAI, जो कि 1999 में बना था। इसके अलावा पेंशन सेक्टर में प्रवीण जो जी, नवीन जी रेगुलेटर की है आवाज नहीं आ रही। PFRDA, वो 2003 में आए थे। और जो लेटेस्ट रेगुलेटर बने हैं NFRA, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये ऑडिट फर्म्स और ऑडिटर्स को रेगुलेट करते हैं। इन सारे रेगुलेटर्स को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये सारे रेगुलेटर्स साथ में मिल करके पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स, नियामक हैं। नाउ कमिंग टू सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सारे लोग हो सकता है थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन फिर भी एक बात मैं इस सेबी के बारे में बता देता हूं। सेबी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा 1988 में बना था। सेबी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है,
और जो कि सेबी को पार्लियामेंट ने एक एक्ट के द्वारा, जो कि सेबी एक्ट 1992 है, 4 अप्रैल 1992 को बनाया था। सेबी के दायरे में जो एक्ट्स आते हैं वो है सेबी एक्ट 1992, दूसरा है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, बिकॉज इस एक्ट के आने के बाद में ही जो हमारे शेयर्स, पहले अगर आप लोगों ने कभी निवेश किया होगा, बहुत पहले सब फिजिकल शेयर्स होते थे और सब रख रखाव उनका इतना दिक्कत होता था और उसमें कितनी सारी दिक्कतें परेशानियां होती हैं, शायद आप लोग ज्यादा अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। उन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए डीमैट फॉर्म में सेबी ने उन सब शेयर्स को कर दिया। सारी ट्रेडिंग आज के दिन में सिर्फ डीमैट फॉर्म में होती है, कोई ट्रेडिंग फिजिकल फॉर्म में अलाउड ही नहीं है। इसके अलावा सेबी ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, वो भी सेबी के दायरे में आता है, क्योंकि चूंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेडिंग बहुत समय पहले से होती रही है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में जो बना था वो इसी एक्ट के द्वारा रेगुलेट होता रहा है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो इसी एक्ट के द्वारा ही रेगुलेट होते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस के भी मैकेनिज्म को इसी एक्ट के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। तो उसके अलावा जो है कंपनीज एक्ट भी सेबी के दायरे में आता है। इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि सेबी के दायरे में आते हैं, सारे प्रोविजंस नहीं आते हैं। सेबी का जो प्रेम्बल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्राइम मैंडेट है सेबी का। जो भी सेबी काम कर रहा है वो इसी दायरे में या इसी प्रेम्बल को ध्यान में रख के, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख के सेबी करता है। पहला उद्देश्य सेबी का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सेबी के लिए अपने इन्वेस्टर्स या निवेशक सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी जो हमारे छोटे या रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटेल इन्वेस्टर्स आप लोग जानते हैं, छोटे इन्वेस्टर मतलब डिफाइन करना चाहें तो 2 लाख रुपए तक जो निवेशित हैं या 2 लाख रुपए तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है आईपीओ वगैरह में, वो एक छोटे निवेशक होते हैं। उसके अलावा जो बड़े निवेशक हो गए, उसके ऊपर जिन्होंने निवेश किया वो बड़े निवेशक हो गए, और ज्यादा बड़े बड़े निवेश करने वाले लेकिन इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो एचएनआई निवेशक हो गए। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल निवेशक हो जाते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सेबी का ये जो वो इन सारे निवेशकों का, पर्टिकुलर टू रिटेल इन्वेस्टर्स, उनकी ध्येय का, उनका कोई अहित ना हो जाए, सबसे पहला उद्देश्य है सेबी का। सेबी का जो दूसरा उद्देश्य है वो है रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। जैसे कि एक्ट बना है, एक्ट सेबी नहीं बनाया है, ये पार्लियामेंट ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन रेगुलेशंस सेबी द्वारा बनाए जाते हैं सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। और इसी रेगुलेशंस के अंडर में ये सारा जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसकी प्रक्रियाएं चलती हैं, उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो सेबी को देखना है कि जो भी काम हो रहा है सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर वो इन रूल रेगुलेशन के फॉलो करते हुए हो। ये रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट होता है, सेबी का ये भी एक ध्येय है। तीसरा जो ध्येय है वो है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी जब से बना है 1992 में टिल टुडे, सेबी ने लगातार कुछ ना कुछ बदलाव लाते रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, डीमैट, जो सारा ट्रेडिंग डीमैट में हो रहा है, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। ट्रेडिंग साइकिल छोटा हो गया, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सेबी ने कई सारे न्यू प्रोडक्ट्स लाए हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि डेरिवेटिव्स कई तरीके के आ गए हैं मार्केट में। ये सारे जो स्टेप्स सेबी ने लिए हैं, ये मार्केट को डेवलप करने के लिए, मैच्योर करने के लिए और लिक्विड करने के लिए सेबी ने लिए हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, वो अगर हम लेने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके का मार्केट को डेवलप करने के लिए सेबी ने स्टेप्स लिए। और सेबी, अगर हम लोग बात करें आज के दिन में हमारा जो मार्केट है सिक्योरिटीज मार्केट, अगर राइट्स की बात करें, माइनॉरिटी राइट्स की बात करें, तो नंबर 7 में आता है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो हमारे छोटे निवेशक हैं या माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, राइट्स और उनके जो रैंकिंग में आएगा, सेबी जो काम कर चुका है तो करीब करीब 7वें नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो रेगुलेशन और डेवलपमेंट हमारा जो मैंडेट है वो दोनों एक दूसरे से विरोधाभास रखते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा हम टाइट रेगुलेट करेंगे, टाइटली हम रेगुलेट करेंगे, रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो डेवलपमेंट थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, कम होने लगता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो हमें रेगुलेशन को भी रिलैक्स करना पड़ता है ताकि डेवलपमेंट भी सिक्योरिटीज मार्केट का होता रहे। तो इन दोनों मैंडेट्स को सेबी को साथ में लेके चलना पड़ता है, दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और इन तीनों मैंडेट्स को साथ में लेकर के जब सेबी अपने काम को करता है तो उससे हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य, हर इन्वेस्टर की ताकत, इसको पूरा करते हैं। लेकिन अब सबसे पहले सिक्योरिटीज मार्केट में जानने के लिए हम एक बात कर लें, सिक्योरिटीज क्या होती है। सभी जानते हैं, इक्विटी का पार्ट है सिक्योरिटीज, उसमें कई सारे तरीके
होते हैं शेयर्स, वारंट्स, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स। ये बाद में आया है, 2015 के बाद में आया है, जब एफएमसी मर्ज हो गया था सेबी में। इसके अलावा डेट है, डेट प्रोडक्ट्स हैं जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टेड हैं डेट्स में, या सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, ये सारे डेट के पोर्शंस है। इसके अलावा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ये सारे मिलाकर के हमारे सिक्योरिटीज है। और ये एक वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो फंजिबल है और जिसके अंदर एक वैल्यू है, उसके अंदर एक वैल्यू है और वो पब्लिकली ट्रेड हो सकता है। अगर इन तीनों चीजों को फुलफिल करता है तो उसको सिक्योरिटीज कहा जा सकता है। और ये जो है सिक्योरिटीज सेक्शन 2B SCRA 1956 में डिफाइंड है। प्लेयर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट, ये तीनों पोर्शन में अगर हम देखेंगे तो इशूअर्स, इंटरमीडिएटरीज और इन्वेस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं हमारे सिक्योरिटीज मार्केट के। इशूअर्स कौन है? जो इशूअर्स वो हैं जो लिस्टेड कंपनीज हैं, और कोई कंपनी जो अगर है उसको हम नहीं अपने दायरे में रखते हैं। केवल कंपनी जो लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे, NSE, BSE या MSCI, उन्हीं को हम लोग इशूअर्स कहते हैं। उनके शेयर जो ट्रेड होते हैं उन्हीं पे हम लोग बात करते हैं, वही हमारे दायरे में आती है। अगर हम लोग बात करें, दो तरीके के मार्केट को ब्रेक कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे हम नई कंपनी आती है लिस्टेड होने से पहले और अपने शेयर्स को पहली बार लाती है IPO के द्वारा, और उसको सब्सक्राइब करके जो शेयर्स ले लेते हैं लोग, तो उसके बाद वो कंपनी के जब ट्रेड होते हैं शेयर्स, वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो पहले प्राइमरी मार्केट हो गया जब कंपनी नई पहली बार आ रही है, शेयर्स को ला करके उनसे सब्सक्राइब होकर के लोगों को शेयर मिल रहे हैं, और फिर जब उसकी ट्रेड होने लगते हैं, शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हो जाती है कंपनी, तो वो सेकेंडरी मार्केट हो गया। फिर इंटरमीडिएटरीज में बात करें, कई तरीके के इंटरमीडिएटरीज हैं। आप अपने द्वारा अगर जाना चाहे मार्केट के अंदर कि मैं ट्रेड करना चाहूं, तो आप नहीं कर सकते। अगर आप लोग कुछ निवेशित हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, तो आप लोग ये जानते हैं कि अगर आप मार्केट में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या जरूरत है? बैंक अकाउंट की। उसके बाद अगर केवल निवेश करना है, ट्रेडिंग नहीं करना है, तो क्या जरूरत है? डीमैट अकाउंट की। अगर आपको ट्रेड भी करना है तो आपको क्या जरूरत है? ट्रेडिंग अकाउंट की भी। और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए। डीमैट अकाउंट के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो हमारे मेन इंटरमीडिएटरीज हैं, ब्रोकर और DP पार्टिसिपेंट्स, ये अगर आप इनका साथ नहीं लेते तो आप मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरीज हैं। सेबी इस पे बहुत ध्यान रखता है कि इनके रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांगली देखे जाएं, ये लोग रूल्स रेगुलेशंस के अंडर में काम करें। और फिर हमने बताया था इन्वेस्टर्स आपके बड़े भी हो सकते हैं, छोटे निवेशक मिला करके हमारे सिक्योरिटीज मार्केट में प्लेयर्स होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, और सारे जो पार्टिसिपेंट्स या इंटरमीडिएटरीज हैं हमारे, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स, उनके साथ जुड़े होते हैं। डिपॉजिटरी पार्ट्स हैं जो कि डिपॉजिटरीज से जुड़े होते हैं, 2 डिपॉजिटरीज हैं। मर्चेंट बैंकर्स हैं, जब कोई कंपनी अपना शेयर्स पहली बार लाती है, IPO लाती है, या कोई और अपने IPO FPO लाती है, या ऑफर फॉर सेल वगैरह लाती है, तो उनको इन सब इंटरमीडिएटरीज की जरूरत पड़ जाती है। ये सारे जो इंटरमीडिएटरीज हैं हमारे सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट 1992 में मेंशन्ड है। स्नैपशॉट देख लें मार्केट का, तो मार्केट हमारा जो है, इन सब जो मेजर इंटरमीडिएटरीज हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कितना है, NSE का कितना है, तीसरे स्टॉक एक्सचेंज का कितना है, ये आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स कितने रजिस्टर्ड हैं, 49 म्यूचुअल फंड्स आज की तारीख में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कितने रजिस्टर्ड हैं, तो आप देख सकते हैं करीब 1318 हमारे पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रजिस्टर्ड हैं। रिसर्च एनालिस्ट करीब 695 रजिस्टर्ड है हमारे पास। इस तरीके से अलग अलग तरीके के हमारे इंटरमीडिएटरीज या लिस्टेड कंपनी सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं या लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो यही हमारे सिक्योरिटीज मार्केट के पार्ट हैं। इसके अलावा अगर कोई सिक्योरिटीज का काम करता है तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है। तो पावर्स हैं, वो यूनिक पावर्स है सेबी के पास। 3 तरीके की पावर्स हैं। पहली पावर जो है, जैसे मैंने बताया कि सेबी के पावर्स में पावर है अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस को बनाने की। जितने भी इंटरमीडिएटरीज हमने देखे, उन सभी इंटरमीडिएटरीज के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस बने हुए हैं। इसके अलावा कंपनी के लिए भी हमारे पास, लिस्टेड कंपनीज के लिए LODR रेगुलेशन बना हुआ है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये हमारे पास रेगुलेशन बना हुआ है। तो ये चाहे कंपनी हो या कोई इंटरमीडिएटरी हो, उसको उस रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। कोई चेंजेस, बदलाव लाने होते हैं, वो भी सेबी ला सकता है। ये सेबी की पहली पावर हो गई, लेजिस्लेटिव पावर। दूसरी पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। अगर कोई इनका पालन नहीं करता है, वायलेशन कर देता है किसी रूल्स रेगुलेशंस का, कंपनी या इंटरमीडिएटरी,
तो सेबी के पास पावर है एक्शन लेने की अगेंस्ट फॉर सच एंटिटी, इंटरमीडियरी हो या कंपनी हो या कोई इन्वेस्टर्स भी हो, तो उसके अगेंस्ट में सेबी के पास पावर है टू टेक एक्शन अगेंस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर वायलेशन। सेबी कैन ऑल्सो एक्ट एज ए जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो इस तीनों पावर्स को इसमें से सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में बताया भी गया है कि सेबी के पास तीनों तरीके की पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशियल, जिसमें सेबी एडजुडिकेट भी कर सकता है डिस्प्यूट्स वगैरह पे। सेबी के पास काफी वास्ट पावर्स भी हैं। फर्दर अभी मैं आगे बढ़ते हुए जैसे आज के दिन में अगर हम बात कर रहे हैं तो आज का दिन हमारा एक नॉर्मल टाइम्स नहीं है, एक सिनेरियो जो है पेंडेमिक सिनेरियो है, क्योंकि इसी सिनेरियो की वजह से हम लोगों को आई थिंक घरों के अंदर बैठ करके इस तरीके के वेबिनार्स के थ्रू हमें आपसे बातचीत करनी पड़ रही है। हम लोग डायरेक्टली आकर के सीधे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के सिनेरियो में जहाँ पे माहौल बना हुआ है तो इसमें इकोनॉमी सेक्टर को भी इफेक्ट पड़ा है। जिस दिन से ये पेंडेमिक बना था मार्च के लास्ट वीक से, तब से सेबी ने लगातार किसी भी तरीके से मार्केट को ना रोकते हुए मार्केट को लगातार चालू रखा है। उसमें हमारे जो इंटरमीडियरीज हैं, हमारे जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो सेबी के हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सबने मिल करके इस चीज को ध्यान रखा है कि मार्केट लगातार बिना रुके चलता रहे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मार्केट जो काम करता है वो ट्रस्ट पे काम करता है, और मार्केट का जो ट्रस्ट है, लोगों का जो निवेशकों का जो ट्रस्ट है, होप है, वो हमेशा मार्केट में बना रहना चाहिए। कभी भी बंद नहीं हुआ है मार्केट इस बीच में भी, और लगातार मार्केट में जो भी जरूरी चेंजेस रहे हैं, जरूरी चेंजेस लाने पड़े हैं सेबी को, सेबी ने लाए हैं, और उसके द्वारा मार्केट के अंदर कंपनियों की भी सुनी है, इंटरमीडियरीज की भी सुनी है, रिलैक्सेशंस वगैरह दिए, मार्केट लगातार सुचारू रूप से चलता रहा है। हम लोग सभी जानते हैं कि पैसे की क्या हमारे लिए कीमत है। पैसे अपने आप में कोई कीमत नहीं रखता है, किसी तरीके से खुशी नहीं दे सकता। केवल हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं वो हमारे अगर पूरे हो जाते तो ही हमारा खुशी मिलती है। हमारे चॉइसेस अगर फुलफिल हो जाते तो ही हमें खुशी मिलती है मनी द्वारा। सेविंग में ज्यादा नहीं जाकर के ये बोल सकता हूँ कि सेविंग इन्वेस्टमेंट, सेविंग आप नॉर्मली अगर ऐसे प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ रहा है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह में पैसे रखे हुए हैं, तो आप लोग उसमें जो रिटर्न भी आ रहा होगा आप लोगों को ये भी मिल रहा है, तो आप लोगों को रिटर्न भी कम मिल रहा है, ये भी आपको एक्सपेक्टेड है, ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं है। जहां पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वहां पे आप लोगों को थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। वही जगह पे जहां पे रिस्क, मतलब हम जब कह रहे हैं तो यानी रिस्क है आपकी कैपिटल का लॉस का, वो रिस्क, लेकिन हम लोग ध्यान से काम निवेश करते हैं, ध्यान से यानी कि सावधानी पूर्वक निवेश करते हैं, तो इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। ये जो चीज है वो है इन्वेस्टमेंट या निवेश। तो यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ये डिफरेंस होता है। नवीन जी थोड़ा मैं एक बार वेलबींग की बात करते हैं तो तीन तरीके से अगर हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल वेलबींग हमारी खुशी है, और हमारे लिए हेल्थ हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी खुशी है, वो भी हमारा फाइनेंशियल वेलबींग है। और पीस हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, चाहे हम किसी एज लेवल में हो, हम लोगों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो इससे क्या हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। आज के दिन में अगर हम बात कर रहे हैं, कोविड सिनेरियो में बात कर रहे हैं, तो हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले आज हम लोगों के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं होता था, आज हमारे लिए हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो गई है। तो अगर हेल्थ की इंपॉर्टेंस इतनी हो गई है, तो अभी हम अगर इंडियन सिनेरियो में बात करें, इंडियन सिनेरियो में लोगों को आई थिंक जनरली हेल्थ के लिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इवन इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो इंश्योरेंस के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको एक तरीके से संक कॉस्ट माना जाता है, एक बेकार का खर्चा हो गया है। उस खर्चे को करना क्या जरूरी है? सबसे वेलबींग की, तो जो आज में हमारा पेंडेमिक सिचुएशन है उसके लिए हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है, और अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा प्रायोरिटी वाली, हमारे लिए अर्जेंट चीज़ें हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो रखते ही हैं, सभी लोगों के पास अपना ज्ञान तो होता ही है, लेकिन जनरल जो 4-5 चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये सब चीज़ें ज़रूर। अगर हम इन्वेस्टमेंट निवेश की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा अगर हम रिटर्न कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो रिटर्न है, रियल रेट ऑफ रिटर्न, वो नेगेटिव हो जाता है। इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, वो मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति यानी कि जो हमारे पैसे की कीमत है वो घटती जाती है आने वाले समय में।
जो आज हमारा पैसे का वैल्यू है वो आने वाले समय में और गिर जाएगा। तो हमारे को जो भी रिटर्न मिलना चाहिए वो पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, जो कि ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट का केवल यही मतलब है, जो हमारे गोल है आज के दिन में हमारा गोल है कि हमारा रिटायरमेंट का पैसा प्रॉपर रहे, सेफ रहे, और हमारी जो रिटायरमेंट जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का ध्येय है, उद्देश्य है। यहाँ पे अगर हम देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है रूल ऑफ 72, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है कि रूल ऑफ 72 ये बता देता है कि आपका रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। अगर आप ये रूल ऑफ 72 नहीं जानते तो आप ये नहीं समझ सकेंगे कि रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न क्या है। आज के दिन में अगर मैं बात करूं कि रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है और प्लस कर दीजिए उसमें इन्फ्लेशन रेट जो कि करीब 6% के ऊपर है, वो जोड़ करके हमारा रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। अराउंड दैट इज अराउंड हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा 4% करीब होगा और इन्फ्लेशन अबव 6% होगा, तो करीब 10-11% का हमारा रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है। ये हमारा एक कह सकते हैं एक बैंड है जो हम देख सकते हैं, इसके अराउंड हमारा रेट ऑफ रिटर्न में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, इसके करीब मिलेगा तो ठीक है। तो अब अगर हम रूल ऑफ 72 देखते हैं, तो अगर हमारे पास जितना पैसा निवेश करने के लिए है, अगर हम कहीं भी निवेश कर रहे हैं और जो रिटर्न हमें मिल रहा है, अगर उसमें उस 72 को उस रिटर्न से या हमारा जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी आता है वो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारा वही पैसा डबल हो जाएगा। मान लेते हैं 8% का रिटर्न या इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, 72 से 8 को डिवाइड कर दिया, 9 होता है। तो आपका जो पैसा आपने लगाया है वो हमारा 9 साल में डबल हो जाएगा। उल्टा हम भी कर सकते हैं, अगर हम पैसा को डबल करना चाहते हैं 6 साल में, तो हमारे को 72 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 12 आ जाएगा, जो यानी कि 12 साल आपको लग जाएंगे उस इंटरेस्ट रेट पे डबल करने के लिए। तो ये आपको जानने के लिए कि कितना पैसा आपको डबल करने के लिए इंटरेस्ट या रेट होंगे या कितना समय लग जाएगा, ये रूल ऑफ 72 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रूल ऑफ 100 भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आपका अभी रिटायरमेंट एज है, तो जो पैसा है वो इक्विटी में ना जा करके अब डेट की तरफ बढ़ जाना चाहिए। अगर हम बात करें इस रूल के हिसाब से अगर 60 एज है हमारी, तो हमारा जो पैसा है वो कितना हो जाना चाहिए, इक्विटी में करीब 40% मान लेते हैं, 30-40%, और जो हमारा एज है उतना डेट में हो जाना चाहिए, 60-70% हमारा डेट में हो जाना चाहिए निवेश। इस तरीके का एक रूल है, हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए जब भी हम निवेश करते हैं। आज के दिन में अगर हम बात करें जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं, उस एक इम्पोर्टेंट व्हीकल है, जिससे मैंने बताया था कि हमारे जो सबसे अच्छे रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज में से म्यूचुअल फंड है। और म्यूचुअल फंड जो है वो एक अच्छा रिटर्न देता है और कई सारी तरीके के और ऑप्शंस भी देता है, ना केवल लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन ऐसे भी उसमें एक ऑप्शन है जिसमें अगर आप पैसा लगा देते हैं और उसमें अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो भी है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है कि वो पैसा सेफ रहे, उसमें प्रॉपर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए और वो पैसे आपको एक लगातार एक समय में मिलता रहे, हर महीने हो सकता है, हर क्वार्टरली मिलता रहे, उस तरीके के ऑप्शन भी आपको म्यूचुअल फंड दे देता है। तो क्या चीज़ है, म्यूचुअल फंड आप सभी लोगों का, निवेशकों का पैसा लेकर के पूल करके एक साथ एक फंड मैनेजर को दे देता है। वो फंड मैनेजर उसको सिक्योरिटीज जो मैंने बताई थी उसमें निवेश कर देता है। सिक्योरिटीज में इक्विटी भी हो सकता है या डेट हो सकता है, या काफी पोर्शन डेट का हो सकता है या काफी पोर्शन इक्विटी का हो सकता है। हमारे लिए वो वाला स्कीम ज्यादा अच्छा होगा जो ज्यादा डेट में लगाएगा, तो डेट का पोर्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए उस स्कीम में, और उसके अलावा वो उससे रिटर्न जनरेट करेगा। तो रिटर्न जो जनरेट करेगा वो अपने निवेशकों के बीच में बांट देगा। इस पूरे सिस्टम को ये म्यूचुअल फंड का मैकेनिज्म लाता है। तो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से व्हीकल है सेबी द्वारा, जिसमें प्रोफेशनली मैनेज्ड रहता है। सारी चीजें सेबी के द्वारा बताई गई हैं कि ट्रांस चार्जेस हैं, क्या क्या आपकी स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितना रिस्क है इस स्कीम में, वगैरह वगैरह, कितना लिक्विड है स्कीम आपको। और इसके अलावा भी एक तरीके से आपको एक डाइवर्सिफिकेशन भी दे देता है। मैंने जैसे बताया था, रिस्क को हमें मैनेज करना है, मिटिगेट करना है, रिस्क कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए म्यूचुअल फंड एक तरीके का एसेट क्लास लिया जा सकता है। कई सारे तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो म्यूचुअल फंड उसमें एक अलग एसेट क्लास हो सकता है, जिसमें आप निवेश करके आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और मेरे कई सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने, या मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने बहुत समय से निवेश किया हुआ है म्यूचुअल फंड में। उन्होंने क्या किया हुआ है, अपना लमसम पैसा इसमें म्यूचुअल फंड में डेट स्कीम्स में लगा दिया है,
और वो म्यूचुअल फंड जो डेट स्कीम्स में जो लगा हुआ पैसा है, मतलब उनका इक्विटी में लगा हुआ पैसा है, वो डेट स्कीम या इक्विटी रहता है अकॉर्डिंग टू वट एवर देयर एज इज। जैसे जैसे ग्रो करते रही उनकी एज, उनका पैसा जो इक्विटी में लगा लगा पैसा वो सीधे सीधे डेट में आता चला गया। तो एक्चुअली रिस्की सेक्टर से जब रिटर्न उनको मिल गया, जितना रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए था थोड़े लंबे समय में, फिर उसके अंदर फिर डेट स्कीम्स में उसको स्विच ओवर कर दिया। इस तरीके से उन्होंने एक मैकेनिज्म बना रखा था म्यूचुअल फंड्स का। और एक म्यूचुअल फंड ना लेकर के अगर आप एक दो तीन म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छी तरह से रेगुलेटेड है। कॉस्ट भी सेबी ने उसका बोला कि भाई कॉस्ट भी कम होना चाहिए। कॉस्ट भी ये नहीं कि आप जितना भी चाहें वो म्यूचुअल फंड लगा सकता है, उसका भी एक लिमिट है जो सेबी ने बताया हुआ है। एक म्यूचुअल फंड एक अच्छा एक व्हीकल है, इस तरीके से म्यूचुअल फंड में लगाया जा सकता है। एसआईपी यहाँ बता रहे हैं। इसके अलावा एसआईपी के अलावा एसडब्ल्यूपी होता है, सिस्टमिक विड्रॉल प्लान। अगर आपने जो पैसा लगा दिया है म्यूचुअल फंड के अंदर, जिस भी स्कीम में लगाया है, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू योर एज, उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर आपने डेट स्कीम या मेजरली डेट इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड में अगर आपने लगाया है उस स्कीम में, तो आपके पास वो म्यूचुअल फंड आपको ये भी फैसिलिटी दे देता है कि रिटर्न तो दे ही दे रहा है, साथ में साथ आपको एक मंथली या क्वार्टरली आपको एक विड्रॉल प्लान मिल जाता है, रिटर्न भी मिलता जाता है आपको, साथ में आपको एक हर मंथली या हर क्वार्टर में आपको वो विड्रॉ करने की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो एक तरीके से आपकी एक रनिंग इनकम हो जाती है, जस्ट लाइक अ पेंशन प्रोडक्ट की तरह से भी ये एन्युटी के रूप में भी काम करने लगता है। और ये एसआईपी की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। एसआईपी जैसे इनकम है, इनकम तो कई तरीके से हो सकती है, लेकिन एज ए रिटायरमेंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो रिटायरमेंट में भी हमारी कई तरीके से इनकम हो सकती है। हमारे रेंटल इनकम हो रही है, या हमारे को कुछ और तरीके से कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है किसी तरीके का, या हमारे को कुछ कहीं से हमने कुछ चीज बेच दी है, वो हमारे को इनकम आ गई, हमारे लमसम अमाउंट आ गया है, या हमारे को किसी और जगह से थोड़ा पैसा आ गया है, तो हमारा एक बंधा हुआ कहीं से सपोज किसी जगह से हमारा बंधा हुआ पैसा आता है, हर महीने पैसा कुछ आता है, तो वो सब पैसे को अगर हमने इसमें एसआईपी के रूप में डाल दिया और साथ में साथ हमने एसडब्ल्यूपी भी कर लिया, यानी कि जो एसआईपी में जो भी उसका जो उद्देश्य है, जिस हिसाब से वो निवेश करता है डेट और इक्विटी को प्रोपोर्शन में, उसके हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा, साथ में साथ आपको आपका सिस्टमिक विड्रॉल प्लान भी चलता रहेगा। तो दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। इसमें डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा कि आप समय के साथ में एक समय अंतराल में आपको जरूरत नहीं देखने की, अपने आप वो आप उसमें से निवेश होता चला जाएगा आपका, हर महीने या हर क्वार्टर में आपको चाहिए जैसे आपको लगे। एक फ्लेक्सिबल अमाउंट भी हो जाता है, जो आपको सही लगे, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, आपको जितना आपको ठीक लगे, और आप उसको आपको कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट मिल जाएगा लंबे समय में। म्यूचुअल फंड अच्छे फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज होता है, तो इक्विटी का भी थोड़ा आपको एडवांटेज मिलेगा। ज्यादातर तो डेट में रहेगा, तो इक्विटी का भी एडवांटेज मिलेगा। इक्विटी जनरली अच्छा रिटर्न देती है, लेकिन रिस्क उतना नहीं लेना चाहते तो डेट में हमारा पोर्शन रहेगा। कन्वीनियंस रहेगी आपके इन्वेस्टिंग की, कि आपका जो पैसा है आराम से भाई बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, तो वो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना होगा। उसके लिए भी आप अलग तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जब एसआईपी की बात की तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। मान लीजिए कि सपोज एसआईपी थोड़ा बहुत इक्विटी में भी जा रहा है पैसा, तो भी मार्केट जो वोलेटाइल है, वोलेटिलिटी को भी हम कम कर सकते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से। कहीं पे हमारा जो अगर एनएवी कम हो गया, मार्केट अगर हमारा डाउन हो गया, एनएवी कम हो गया, तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा आ जाएंगे, अगर बढ़ तो नंबर ऑफ यूनिट्स कम आ जाएंगे। लेकिन उसकी एनएवी बढ़ते बढ़ते अगर थोड़ी भी बढ़ जाएगी तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स एक एवरेज यूनिट्स ज्यादा हो जाएंगे, और उस पर्टिकुलर एनएवी से हमारी वैल्यू जो है हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बढ़ जाएगी। ये एक हमारा एक एसआईपी प्लान है। साथ में साथ अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड में, सेबी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेजरली आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आप ई वॉलेट के द्वारा, अगर आप थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करें तो आप ई वॉलेट के द्वारा भी 50,000 रुपए तक आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं हर साल, पर इन्वेस्टर पर फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा भी सेबी ने अलाउ कर दिया है कि कैश ट्रांजेक्शन भी म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं 50,000 रुपए तक। वैसे तो कैश ट्रांजेक्शन मार्केट में अलाउड नहीं है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपए तक का निवेश आप कर सकते हैं एक साल में। इसके अलावा ये हमारे को स्मॉल इन्वेस्टर्स को लाने के लिए हमने किया है। इसके अलावा आपको जो ट्रांसपेरेंसी की या डिस्क्लोजर्स की वजह से आपको जो स्टेटमेंट आना चाहिए, वो एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट म्यूचुअल फंड को भेजना ही पड़ेगा।
आपकी कितनी भी स्कीम्स हो, वो सारी स्कीम्स का डिटेल्स आपको उस कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में मिलेगा, जिसमें आपकी वैल्यू या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखेंगी। आगे बढ़ मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप प्लान कर रहे हैं, अपना निवेश अपने आप खुद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा भी सेबी के पास एक और रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहलाता है। ये जो है, ये देखता है आपके पास कितना फंड है, आपकी कैपेसिटी है, क्या आपकी लाइबिलिटीज हैं, क्या आपके पास एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज यानी कि कोई लोन है, कोई बचा हुआ आपका देनदारी है, वो सब चीजें देख करके आपके एसेट्स क्या हैं, या अभी प्रेजेंट एसेट्स क्या हैं, या आने वाले समय में क्या एसेट्स हो जाएंगे, उन सब चीजों को वो ध्यान से देख करके आपका जो गोल है इस समय रिटायरमेंट का, वो उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से फाइनेंशियली एडवाइस भी कर सकता है। प्रॉपरली रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इनको ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना चाहिए, कब से रजिस्टर्ड है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जो आदमी कॉर्पोरेट है या इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनकी फीस क्या ये लोग मांग रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि ये सब चीजें आप लोग को ये भी जाननी चाहिए कि वो जो आपका जो बात कर रहा है आपसे फाइनेंशियल एडवाइजर, वो आपकी सिचुएशन को समझ भी रहा है कि नहीं। जैसे एक अच्छा डॉक्टर होता है, हर डॉक्टर अच्छा नहीं कहलाता है। डॉक्टर अच्छा हो सकता है, लेकिन उसकी डायग्नोसिस बहुत जरूरी है कि बहुत अच्छी हो। तो वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देख करके समझ पा रहा है कि आपका ये जो गोल है वो आप पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और आप लोगों को आपके गोल की तरफ बहुत ध्यान से पहुंचा पा रहा है कि नहीं पहुंचा पा रहा है। फिर उसके बाद जो आप अगर अपने पैसे को उसके हिसाब से अगर लगा रहे हैं, तो वो रिव्यू भी करना जरूरी है। वो चाहे आप क्वार्टर के 6 महीने में करिए या पूरे साल में करिए, वो आपको रिव्यू करते रहना जरूरी है, ताकि आपको ये लगे कि आपका जो पैसा निवेश किया है आपने, वो आपको प्रॉपर रिटर्न दे रहा है। क्या आपको आ रही है? हेलो हेलो। हाँ नवीन जी आपकी आवाज आ गई, सब लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम रहते, कुछ हमें चीजें देख लेनी चाहिए कि अगर हम मार्केट में निवेश की बात कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स हैं, उनके बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए कि कैश पेमेंट किसी तरीके का अलाउड नहीं है सिक्योरिटीज मार्केट ट्रांजेक्शन्स में। इसके अलावा आपको कैसे पेमेंट करना है, चेक, अकाउंट पे ही चेक से करना है, डिमांड ड्राफ्ट से करना है, या डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट करना है इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या चाहे सिक्योरिटीज मार्केट ट्रांजेक्शन्स हो। जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी टर्म आपका जो एग्रीमेंट है, चाहे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो आपने अगर अकाउंट खोला हुआ है लेगा कभी भी, आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए, और वो उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन साइंड उस अग्रीमेंट में लिखे रखे हुए हैं, वो कोई भी आपके बिना कंसेंट के, क्लाइंट की बिना कंसेंट के चेंज नहीं किए जा सकते हैं। आपको अगर मार्केट में कोई ट्रेड कर रहे हैं या करा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट 24 घंटे के अंदर, चाहे फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक, आपको मिल जाना चाहिए। उसके अलावा आपको आपके मोबाइल पे, ईमेल पे, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल है, उस पे आपको जो भी आप ट्रेड करते हैं उसका, या डेबिट होता है या कुछ क्रेडिट होता है, उसका आपको एसएमएस और ईमेल अलर्ट आना चाहिए। ये भी जरूरी है, सेबी द्वारा मैंडेटेड है। इसके अलावा अगर आप अगर ऑर्डर दे रहे हैं उस ब्रोकर को, अगर सपोज ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपकी जो बात कर रहे हैं उसकी भी किसी भी तरीके से वो रिकॉर्डिंग होती है। फोन कॉल वगैरह करते हैं तो वो ऑर्डर की रिकॉर्डिंग होती है, सेबी ने मैंडेट किया हुआ है। और आपको सारे डॉक्यूमेंट, अगर आज आप अगर कोई अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी वगैरह आपको डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से 7 दिन के भीतर मिल जाती। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में आगे बढ़ते हैं। सेटलमेंट जो आपका होता है, ये सेबी द्वारा मैंडेटेड है कि 48 आवर्स में ट्रेड के, आपको 2 दिन के भीतर आपको आपके रनिंग अकाउंट सेट, अगर आपने रनिंग अकाउंट सेटलमेंट के लिए नहीं बोला है, उसको ऑथराइज नहीं किया है, तो उसको सेटल करके जितना पैसा आपका एक्सेस है उसके पास, या जितनी सिक्योरिटीज उसके पास एक्सेस है, उसका एक सेटलमेंट करके आपको वो स्टेटमेंट भेजेगा 2 दिन के अंदर। वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, सिर्फ 2 दिन के अंदर उसको ही मैंडेटेड है। इसके अलावा जो एक्चुअल सेटलमेंट फंड्स एंड सिक्योरिटीज का करना है, वो उसको करना ही है क्वार्टरली, 3 महीने में या मंथ को करना है, जैसे भी ऑप्शन दिया गया उसको। इसके अलावा
तो हर साल में उसको एक पूरा पूरा फुल स्टेटमेंट, साइंड स्टेटमेंट फंड एंड सिक्योरिटीज का हार्ड कॉपी में आपको 31 मार्च तक देना ही देना है साल में। और अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली या कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह पे या वेबसाइट्स वगैरह पे जाकर के अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों को एक्सेस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, या आपकी क्या पोजीशन है बाय सेल वगैरह, या आपका क्या मार्जिन स्टेटस है, इन सब चीजों को भी उसके वेबसाइट्स पे जाकर के आप सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट से भी ब्रोकर्स वगैरह हैं आज के दिन में। तो और ज्यादा बात करें तो थोड़ी सी चीजें सतर्क रहने की हैं। आप लोग कभी भी किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट टिप्स जो कि कहीं से भी आपने सुने हुए हैं आसपास से, दोस्तों यारों से या कहीं से भी, उन सब पे कभी भी यकीन मत करिए। ये मार्केट में बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, ये ज्यादा अच्छा है फ्यूचर में, ये सब चीजों पे कभी भी ध्यान नहीं देने की जरूरत है। जो भी आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, आरडी, डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, इन सब आप लोगों को ध्यान से पढ़ के, अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं किसी भी तरीके का, साइन करने से पहले बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। इसके अलावा नवीन जी, हाँ जी नवीन जी, प्रवीण जी। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जस्ट रिक्वेस्टिंग यू फॉर द time. We will leave more time for the question answers also. So I'm sure it's at the closing end, but just thought I will. श्योर Thank you. थैंक यू। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपने साइन किए हैं उसकी कॉपी ले लीजिए, ब्रोकर्स को देनी पड़ेगी फ्री ऑफ चार्ज। कभी भी अपना बिकॉज हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि शेयर्स में, चूंकि हमारे जितने भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स लोग हैं जुड़े हुए हैं, उनका मुख्य रूप से उद्देश्य यही रहेगा कि इसमें हम लोग सावधानियां जाने। और क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से, जो मुझे पता है, कि वो शेयर्स में निवेश तो नहीं करेंगे इस अवस्था में, लेकिन जो मुख्य रूप से जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं उनके बारे में कोई उनके सवाल हो तो वो हम लोग आगे जरूर ले लेंगे और आपका उसमें सहयोग चाहेंगे। और मेनली आपसे भी, मतलब किस तरह से कंप्लेंट्स में या कोई किसी की परेशानियां हैं सिक्योरिटी मार्केट में, उनको आप थोड़ा एक बार जरूर बता दीजिएगा। और उसके बाद मैं भी थोड़ा बता दूंगा कि हम लोगों की क्या रोल है इन्वेस्टर एसोसिएशन का, एंड देन वी विल लीव फॉर द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू। हाँ जी, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि शायद आप, मुझे लगा कि आप लखनऊ में हैं, बट मुझे मालूम पड़ा अभी कि आप बॉम्बे में हैं और बॉम्बे से अटेंड कर रहे हैं, तो विच इज गुड, आप वापस घर चले गए हैं। थैंक यू जी। मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके लिए मैं अभी जो फ्रॉड के, जो आजकल बहुत सारा प्रेवलेंट है फ्रॉड, और आज के दिन में जो इंटरनेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हम लोग टेक्नोलॉजी का जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कई बार हमें उससे भी दिक्कत आती है। इन सब चीज़ों में हम थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखें कि भाई टेक्नोलॉजी में हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। ये नहीं सोच सकते कि हमारे साथ नहीं हमें किसी और के साथ हुआ तो हमारे साथ नहीं हो सकता है, ये नहीं सोचा जा सकता है। कि सतर्कता ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। जो आप प्रोएक्टिवली सतर्क रहेंगे उसी से आप इस सब चीज़ों से बच सकते हैं। मैंने देखा है बैंक के बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी और कई सारे रेगुलेटर्स के यहाँ भी किसी को भी ये फ्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड जब होते हैं तो वो इतने नए नए और इनोवेटिव तरीके से हो सकते हैं कि आप उससे बचने के लिए सावधानी और प्रोएक्टिव अप्रोच सबसे बड़ा बचाव है। इसमें अगर हम देखेंगे तो जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं मास मार्केटिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसमें कोई फ्रॉडुलेंट ईमेल्स वगैरह आ जाता, लगता है कि एक लेजिटिमेट कंपनी से आया हुआ है और आपसे कहता है कि आप उस लिंक पे क्लिक कर लीजिए, और किसी फेक वेबसाइट पे आप चले जाते हैं। तो कभी भी इस तरीके की फेक वेबसाइट पे आप मत जाइए, कभी भी निवेश मत करिए किसी तरीके का, कोई डोनेशन मत करिए इस तरीके की। और जब तक आपको ये पता ना हो जाए जिसमें भी आप निवेश कर रहे हैं जान के उसकी कंपनी का एग्जिस्टेंस है कि नहीं, ये वेबसाइट सही है कि नहीं। इसके अलावा दूसरे तरीके के स्कैम्स जो आजकल चल रहे हैं, लॉटरी स्कैम्स हो रहे हैं, जिसमें आपका ये प्रलोभन देते हैं कि बहुत बड़ा प्राइज है और आप लोग को स्वीपस्टेक्स है, इस तरीके का प्रलोभन दे करके आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कुछ स्मॉल फीस दे करके आप कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ों में भी कभी भी नहीं जाना है। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप के फ्रॉड्स होते हैं जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि आप किसी बिजनेस में निवेश कर दीजिए या आप किसी मर्चेंटाइज कोई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लीजिए और इसी तरीके के न्यू मेंबर्स आप जोड़िए अपने साथ में। तो इस तरीके के भी आपको, जब तक आपको पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, बिल्कुल कभी भी अपने पैसे को, इतने हार्ड एंड मनी को कभी भी इस तरीके के निवेश में मत लगाइए। और दूसरी तरीके के फ्रॉड जो होते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड जब ऑनलाइन यूज करते हैं या नेट बैंकिंग आप करते हैं तो आपका पासवर्ड है, पिन है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है,
कभी भी शेयर मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ, आपको सबको शायद में पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बात दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि कई और तरीके से ये सब चीज़ें मांगी जाती हैं, फ़ोन से या वैसे भी कई सारे इसमें एडवर्टाइजमेंट्स भी आते रहते हैं इस सबसे बचाव के लिए। इसके अलावा एफिनिटी फ्रॉड, ये जो होता है, आपसे दोस्ती हो गई आपकी किसी तरीके के जो कॉमन ग्रुप्स हैं, कॉमन कॉजेज ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप्स हैं, में भी आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी से भी किसी कोई भी चीज़ जो आपकी कॉन्फिडेंशियल है, कृपया करके शेयर मत कीजिए और अपने मैटर्स को ध्यान रखिए कि आपके आपके तक ही रहे। कभी भी ऐसी स्कीम में मत फॉल करिए जिसमें भी जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, कि इतना ज़्यादा अच्छा कि वो सच नहीं हो सकता है, उसमें कभी भी फॉल मत करिए इस तरीके की स्कीम। और कभी भी रिटर्न्स की वजह से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, कभी भी उसमें निवेश मत करिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और फ्रॉड से बचने के लिए हम थोड़ी सी चीज़ें देख लें, रजिस्टर्ड है कि नहीं किसी रेगुलेटर के द्वारा, और जो भी रिटर्न्स है वो मेरे इन्वेस्टमेंट गोल्स को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ में इस सब चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है आप आगे बढ़ते हुए। अब सेबी की बात करें तो सेबी का जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उसमें अगर आपको कोई ग्रीवियंस आ जाता है, कंपनी के अगेंस्ट में आ जाता है या किसी इंटरमीडियरी के अगेंस्ट में कोई आपको ग्रीवियंस या कंप्लेंट है, तो आप पहले जाइए उसी इंटरमीडियरी से बात करिए, कंपनी से जाके बात कर लीजिए जिससे भी आपको कंप्लेंट आई है या ग्रीवियंस आया है। अगर वो आपकी बात को सही तरह समझ के नहीं रिजॉल्व कर पाता है, तो ब्रोकर्स के लिए आप एक्सचेंजेस या लिस्टेड कंपनीज के एक्सचेंजेस पे जाइए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए डिपॉजिटरीज पे जाइए। अगर वहां पे भी आपको आपको रेजोल्यूशन नहीं मिलता है जेन्युइनली, तो आप सेबी के मैकेनिज्म्स को मैकेनिज्म पे आके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आप सीधे भी आकर के अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं। सेबी का जो मैंने अभी तक बताया था कि आपको इन सब चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है, उसकी कॉपी वगैरह अपने पास रखनी है, कोई करस्पॉन्डेंस की कॉपी अपने पास रखनी है, क्योंकि यही एविडेंस की जरूरत होगी अगर कोई कंप्लेंट आएगी आपकी। और अगर कोई भी चीज़ आपको ध्यान में आती है, एसएमएस ईमेल से आपको कुछ पता चलता है, फटाफट आप उसको जैसे भी जल्दी से जल्दी वो आप सेबी के पास या एक्सचेंजेस या डिपॉजिटरीज के पास लेके जाइए। का जो वेबसाइट है उसकी ये स्क्रीनशॉट है, इस पे आप जाकर के अपनी कंप्लेंट कोर्स पे दर्ज कर सकते हैं। ये सेबी का जो इन्वेस्टर वेबसाइट है, वो सेबी का वेबसाइट यहाँ पे इस पीपीटी पे दिख रहा है। इस पे आप जाकर के सेबी के इन्वेस्टर रिलेटेड एक्टिविटीज को देख सकते हैं। कोई भी आपको कंप्लेंट या जानकारी प्राप्त करनी है सेबी के द्वारा, तो आप इन टोल फ्री नंबर्स पे जाकर के वर्किंग प्लेस पे आप पता कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा भी सेबी के इस ईमेल asksebi@sebi.gov.in पे आप इन्वेस्टर असिस्टेंस या कोई भी आपकी क्वेरी है जनरल, उस पर आप ईमेल पे पूछ सकते हैं। सेबी के जो लोकल ऑफिसेज हैं अक्रॉस इंडिया, 20 करीब करीब मोर देन 20 हमारे लोकल ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं 4, उनसे भी आप कम्युनिकेट करके अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग भी शेयर्स में थोड़ा बहुत भी निवेशित हैं और उनको अगर उसके रिलेटेड कुछ कंप्लेंट है, ये एजेंसी है IEPF अथॉरिटी। पीएफ अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जहां पे अगर सपोज आपके डिविडेंड शेयर्स वगैरह रिमेनिंग अगर वो आपको पे नहीं हुआ है, आपकी इस तरह रिलेटेड कंप्लेंट है, डिविडेंड रिलेटेड कंप्लेंट है, या शेयर्स आपने बेचा था उससे आपके कोई क्लेम्स बचे हुए हैं, लेकिन वो बहुत पहले के हैं, मोर देन 7 ईयर्स के हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है, कंपनी उसको ट्रांसफर कर देती है IEPF यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में बनाया गया है, और इन्वेस्टर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स को केवल एक तरीके का क्लेम फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा उसको IEPF अथॉरिटी के पास जाकर के। फिर उसके लिए जो भी आपका क्लेम है या डिविडेंड का या अनक्लेम्ड शेयर्स का, वो आपको मिलने की प्रक्रिया है। ये पूरा प्रक्रिया है। पहली स्टेप में आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा इसकी वेबसाइट्स पे जाकर के, IEPF की वेबसाइट पे जाकर के, फिर आपको जो फॉर्म आ जाएगा उस फॉर्म को आपको उसमें आपको एक ये जो फॉर्म आपको भर करके सबमिट करेंगे अपलोड लिंक पे, उस पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा और एक नंबर आ जाएगा। फिर आप उस नंबर को डालकर आप एक प्रिंट आउट ले उस फॉर्म को, फिर सबमिट कर देंगे उस कंपनी पे जिसका वो डिविडेंड इशू था। फिर वो कंपनी उस जाकर के फिर वो उनको चाहे तो ईमेल से कर दीजिए या उसको डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, फिर वो पोस्ट से भी भेज सकते हैं, वो उस कंपनी को भेज दिया जाएगा। फिर वो कंपनी उसको IEPF अथॉरिटी से उसका क्लेम वगैरह कोशिश करेगी रिफंड मिल जाए, फिर वो आपको मिलेगा। ये पूरी प्रक्रिया है IEPF अथॉरिटी से आपके किसी तरीके के इस तरह के क्लेम को लेने के लिए।
आई थिंक यहाँ पे अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आई थिंक मैंने अपनी बात को जो कहा है, यहाँ पे जो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हमारे जो हमारे इस एज ब्रैकेट में हमारे जो रिटायरमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ में हमारे जो निवेशक हैं, उनके लिए आई थिंक यहाँ पे मैंने मोटे मोटे तौर पे दो बातें की हैं। पहली बात मैंने ये कही है कि रिस्क जिस जिस हिसाब से हम लिए ले सकते हैं, हमारे पास हो सकता है लमसम अमाउंट हो किसी तरीके का, या हमारे पास और हमारे पास या हमारे हमारे पास कहीं से किसी तरीके का इंटरेस्ट वगैरह आ रहा हो, या हमारे पास कोई रेंटल इनकम वगैरह आ रही हो, वो हमारे पास सपोज कोई हमारे पास रियल एस्टेट है, तो हमारे पास इस तरीके का जो रिटर्न वगैरह आ रहा है वो भी हम निवेश तो कर ही सकते हैं। उसको निवेश को करने के लिए ऐसा निवेश करना चाहिए, उन सब चीजों को, जो पैसा हमारे पास आ रहा है, जो हमारे लिए एसेट है, उसको हम इस तरीके से निवेश कर दें ताकि हमारे पास एक रनिंग और एक हमारी एक पीरियोडिक हमारे पास एक इनकम बनी रहे। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे पास ये भी ज़रूरी है कि हम रिस्क भी ज़्यादा न लें, ताकि हमारा डेट पोर्शन में या डेट में, मतलब हम मान लेते हैं तो डेट में हमारा स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं तो हमारा पीपीएफ एक हमारा बहुत बड़ा ऑप्शन है। उसके अलावा हमारे पास एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा अगर हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जैसे मैंने अभी बात की थी, म्यूचुअल फंड्स में बोथ अगर आप निवेश भी कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू, या आप लमसम भी इसमें निवेश कर रहे हैं और उसको आप एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमिक विड्रॉवल प्लान करके आप उसमें एक ऐसी रेगुलर इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये जो इनकम आपको जनरेट हो रही है, रिटर्न भी आ रहा है और एक इनकम भी जनरेट हो रही है जो रेगुलरली आपको मिल रही है ऐसे एंटिटी के द्वारा, जो आपका एक वेरी गुड वेरी वेल रेगुलेटेड एंटिटी है। लेकिन इसके लिए भी आप लोग, हाँ, मुझे लगता है he was at the end of his presentation in the because I just realized from Lucknow office that he is actually at his residence. He has gone back to Mumbai, and which is why I could see his daughter's voice also in Mumbai, and he was very happy. After about 6 months, he could go back to his family and meet the family. So देखिए एक करोड़ I think we कोविड should allow him. I should have allowed him more time there. हम लोगों को नवीन जी को खैर बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी आप हाँ, कुछ मैं यही कह रहा था कि ये कोविड की विशेषता कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कि जो बहुत पास हम लोगों के थे वो थोड़ा सा दूर हो गए हैं, और जो बहुत दूर है वो पास आ गए हैं। तो पता ही नहीं चलता कि कोई लखनऊ में है या मुंबई में है। और बिल्कुल दूसरी चीज, जो पड़ोस में भी थे जिनको रोज मिलते थे वो थोड़ा दूर हो गए। एनीवे, नवीन जी ने बहुत ही डिटेल में हम लोगों को इन सब चीजों के बारे में बताया, कैसे निवेश करना चाहिए, कहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, कितनी नहीं लेना चाहिए, किस ग्रुप के लिए क्या क्या चीज है। और इन्होंने जो बात बताई है, वैसे भी ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि जो हमारा मार्केट है, जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ये भी बहुत स्ट्रांग बॉडी है। और इसी वजह से 15 मार्च के पहले जो सेंसेक्स या जो हमारा बीएससी या एनएससी जो जहां था बीच में थोड़ा सा झटके में नीचे आया था, लेकिन आज वहां रिगेन कर चुका, बल्कि आगे बढ़ चुका है। लोगों को कभी कभी आश्चर्य होता है कि इस कोविड टाइम में भी सेंसेक्स मार्केट सब चीजें आगे कैसे बढ़ती जाएंगी, और गोल्ड और सिल्वर तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। बट खैर, उसमें हम यही मान के चलेंगे कि उसमें बहुत कुछ स्ट्रेंथ होगी, बहुत सॉलिड फाउंडेशन पर वो खड़ा है, इस वजह से आगे बढ़ता चला जाएगा। और अब प्रवीण जी, अजय जी को शायद कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी तो वो डिसकनेक्ट हो गए हैं। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस हमारे वेबिनार को आगे लेके चलें। प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच राजेश जी। मुझे एक तो बड़ा ही आज इस बड़ा एक मुझे जैसे मैं कह रहा था कि पहले ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज काफी लोग, डॉक्टर कीर्ति नारायण जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार मैडम। और अच्छा लगता है कि हम लोग जैसे इन पर्सन नहीं मिल पा रहे हैं, वर्चुअली अगर एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो दिस इज वेरी नाइस। किसी भी माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। और मैं जरूर चाहूंगा कि सब लोग आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स और सो आई विल टॉक, एंड एक बार अगर सेबी ऑफिस से अगर यहाँ, बिकॉज होस्ट का उनके पास अथॉरिटी है, इन केस इट कैन बी म्यूटेड, आई विल जस्ट ऑल्सो ट्राई कि अगर कहीं पर अनम्यूट है तो उसको हम लोग म्यूट कर दें, so that we can. So what I will do actually, I will नवीन जी ने काफी विस्तार से बता दिया है सिक्योरिटी मार्केट्स के बारे में। तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा, आई विल जस्ट म्यूट पीपल हु आर अनम्यूट।
So, the purpose of today's webinar जो हम लोग आज चाह रहे थे कि एक कुछ लोग जैसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, हमारे साथ श्री तिलक मनोचा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है, वो किसी और कार्यक्रम में थे और जुड़े हैं। तो नमस्कार जी। तो मेरा ये जैसा कि मैंने कहा कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उसमें यही था कि हम लोग कैसे ये एक कॉन्फिडेंस दिला सके कि आज जब ब्याज की दरें गिर रही हैं और जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, आज 21 अगस्त सीनियर सिटीजन डे भी है, तो चूंकि हम लोग एवोक इंडिया फाउंडेशन की तरफ से फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल अवेयरनेस में काफी काम करते हैं, व्हाइल लिटिल बिट ऑफ वर्क वी आल्सो डू ऑन अदर एरियाज। तो मैं एक छोटा सा करीब 5 to 7 स्लाइड्स में आई विल गिव अ ब्रीफ सो दैट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं और उस दिशा में किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं हम लोग। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जिस हम लोग चैट बॉक्स के माध्यम से या अपने को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। नवीन जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और ऑफ कोर्स आई एम देयर और हमारे साथ प्रोफेसर शीला मिश्रा जी भी हैं और बाकी लोग भी हैं। तो जो भी इसमें आपके किसी तरह के भी कोई सवाल हो तो इट विल बी अ प्लेजर for us to actually give you some details. So I will just take 2 minutes to share the slides and then मुझे मैं एक बार दोबारा सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग अपना अगर म्यूट कर लेंगे from your side while we are also trying from here, so it will help us to communicate better. So just to tell you about हमारा जो संस्था है, ये एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड ऑल्सो सेबी के द्वारा हम लोगों को ये इन्वेस्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में एक मात्र संस्था है जिसको कि एज ए इन्वेस्टर एसोसिएशन जो कि इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए और साथ में जो भी निवेशक हैं उनकी जागरूकता के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और इस क्रम में हम लोगों ने करीब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में और उसके बाहर भी हमने करीब लगभग टोटल 80 जिलों में 300 से ऊपर कार्यक्रम किए हैं पिछले करीब 3 सालों में और 15,000 से ऊपर प्रतिभागी हमारे कार्यक्रमों में रहे हैं। पुलिस विभाग के सभी सारे हम लोगों ने कार्यक्रम किए पूरे प्रदेश में और उसके अलावा भी बहुत संस्थाओं के लिए, जल निगम के लिए, इंजीनियर्स के लिए। तो हमारा उद्देश्य वही होता है किस तरह से हम आपको कोई भी आप लोगों को स्क्रीन हमारी शो हो रही है नाउ कैन यू now it's okay, okay I think it was some only the screen was showing not the presentation, so sorry now we can see that. okay so as I told you हम लोग पूरे प्रदेश में और बाहर भी कार्यक्रम करते हैं और हमारा उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से हम लोग एडवाइजरी बोर्ड को हमारे जो चेयर करते हैं हमारे प्रोफेसर सुब्रत चक्रवर्ती हैं, रिटायर्ड डीन ऑफ IIM लखनऊ। बाकी ये हमारा बोर्ड है जो कि हमें रेगुलर निरंतर गाइड करता रहता है कि हमारे कार्यक्रमों के बारे में और क्या क्या हमें और अपने कदम उठाने चाहिए इस दिशा में जो हमारा उद्देश्य है। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो मंथली मिलती है। अभी हम लोग श्री आशुतोष निगम जी भी आप ज्वाइन कर चुके हैं इस कार्यक्रम में, डॉक्टर कीर्ति नारायण भी हैं, आप भी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में हैं और हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है हमेशा। SK श्रीवास्तव जी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, TK मनोचा जी भी हैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं अभी। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारे जो कुछ एरियाज है जहां पे कि हम लोग काम करते हैं, मुख्य रूप से हमने कहा कि फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टर एजुकेशन में हम लोग काम करते ही हैं और उसके अलावा सिडबी के साथ में हम लोग स्वावलंबन में काम कर रहे हैं। स्वावलंबन किसी भी माइक्रो एंटरप्राइज जो छोटे कारीगर या काम करने वाले लोग हैं, अगर वो कुछ अपना व्यवसाय करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें उनको हम लोग मदद करते हैं 50,000 रुपए तक की ग्रांट दिलवाने में और उसके लिए हम लोग उनका एक इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद रिकमेंड करते हैं। और सिडबी बिकॉज हम लोग क्रेडिट काउंसलिंग इंस्टीट्यूशन है सिडबी के, तो वो हमें हमारे माध्यम से उन लोगों को सहायता मिलती है। तो यदि किसी का भी लगता है ऐसा कि कोई अगर व्यक्ति है जिसको कि इस तरह की सहायता चाहिए तो उसमें भी आप लोग हमसे मदद के लिए कह सकते हैं और हम लोग उसमें बहुत ही खुश होंगे कि आपको इस तरह की मदद कर सकें। स्किल डेवलपमेंट में कुछ कार्यक्रम नाबार्ड के साथ में हम लोग कर रहे हैं महिलाओं के लिए और कुछ हेल्थ केयर में भी हमने आयुष्मान भारत और मेडिकल कैंप भी
हम लोग लगा रहे हैं। तो ये हमारे मुख्य इंटरवेंशन एरियाज हैं जहाँ पे कि काम करते हैं हम लोग। अगर मैं आता हूँ फाइनेंशियल जागरूकता के बारे में, सीनियर सिटीजन्स के बारे में, खास तौर से अभी क्या हो रहा है कि हम लोग रिटायरमेंट लाइफ में मोस्टली लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं, जबकि उनको जरूरत काम करने की नहीं होती है पैसे के लिए। पैसा इतना होता है, लेकिन अब उस पैसा जो हमारी पूंजी है वो कैसे उससे हमें एक डेफिनेट इनकम आती रहे, इसके लिए क्या ऐसे एवेन्यूज हैं ताकि हमको अपने बच्चों पर निर्भर न रहना पड़े। ऑफ कोर्स साथ में रहें, और इस समय कोविड में बहुत लोग साथ रह रहे हैं और अच्छी बात, सब लोग परिवार में साथ रहें, लेकिन अच्छा रहता है कि अगर हम अपने पर निर्भर रहें, आत्मनिर्भर रहें। और खास तौर से जो हमारी हेल्थ की कॉस्ट होती है, जो राइजिंग कॉस्ट होती है, एक्चुअली आज ही मुझे 2 लोगों के फोन आए, और उसमें मैं बताऊं आपको कि एक साहब का आया जिनका बच्चों का एक बहुत ही थोड़ा सा दुखद भी है ये, लेकिन आज सुबह एक फोन आया 12 बजे और एक 3 बजे फोन आया, एक लखनऊ से और एक दिल्ली से। और उसमें एक के बच्चों ने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, और अनफॉर्चुनेटली उनके जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, सन इन लॉ को उनके कैंसर डायग्नोज हुआ है आज ही। और एक दूसरा जो सुबह फोन आया, उन्होंने नहीं कराया हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों की एज 40s के ऊपर है। तो एक हमारी जिम्मेदारी ये भी बन जाती है, आप लोग जैसे हैं जिस उम्र में, कि अपने बच्चों को और अपनी फैमिली मेंबर्स को जरूर बताएं कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में जिनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, और आपको इनको बिना विचारे करना ही करना है। आज भी इंडिया के अंदर हम लोग प्रोटेक्शन के मामले में 100 में से सिर्फ 4 लोग या मैक्सिमम 5 लोग कराते हैं। सर्वे बोलता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वन शुड हैव इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो आप देखेंगे, जो रिटायर्ड लोगों का जो इंडिया में स्टेज है, कि 65% लोग आज भी अपनी डे टू डे मेंटेनेंस के लिए डिपेंड करते हैं अदर्स पे, who are at above 60 years of age. This is a survey by HSBC Future of Retirement Study. 75%, 76% people वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है इंडिया में, वो अगर आप देखेंगे तो एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ बिताती है, वो एक्सपेक्ट करती है कि वो बिताए। सो ओनली 33% आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर इट। केवल 33% लोग प्लान करते हैं। आप किसी से भी पूछिए, हम लोगों ने अभी कई कार्यक्रम किए, कुछ बॉम्बे की एक कंपनी के लिए, फार्मा कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए 80 एग्जीक्यूटिव्स थे, एंड आई वाज सरप्राइज कि कई सीनियर उनके एग्जीक्यूटिव जो 50 इयर्स की एज में हैं, दे आर इन अ बैड शेप टुडे, बिकॉज सैलरी उनकी पूरी नहीं आ रही है, 50% सैलरी आ रही है, दे हैव नो इमरजेंसी फंड, एंड दे हैव नॉट प्लान्ड फॉर देयर किड्स ऑल्सो। सो क्या होता है, जो वो 30 to 45 की एज में जो हम लोग कई बार उस वेस्टर्न स्टाइल में जाकर के, और हम भूल जाते हैं सेविंग्स और प्लानिंग को, उसकी वजह से हम इस अवस्था में आ जाते हैं। तो जैसा कि ये सर्वे भी कहता है कि 33% लोग जो हैं केवल प्लान करते हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं प्लानिंग रिटायरमेंट के लिए। तो ये भी हमारा है कि आप लोग अपने तो जिस अवस्था में, साथ में गाइड भी करें चिल्ड्रन को। 30% ऑफ करंट रिटायरीज receive financial support from children. Over 2/3 of working age people expect to keep working in some form in the early and active years of retirement. मतलब 2/3 लोग चाहते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिवली काम करते रहें। 45% feel it's better to spend money on enjoying life now than saving for retirement. मतलब वो आज की दुनिया, आज जियो, कल की चिंता मत करो, उस पर बिलीव करते हैं 45% लोग। और 56% लोग जो हैं, दे लिव ऑन ए डे टू डे बेसिस फाइनेंशियली। आज आप देखेंगे इंडिया में जो हमारी इनकम इनइक्वालिटी है, उसका रीजन वही है कि मैक्सिमम लोग केवल पूरे दिन की सोचते हैं कि आज की दिहाड़ी हमें मिल गई है, आगे की हम चिंता कल करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम का इशू होता है, और वो प्रॉब्लम आज जितनी भी, मैं तो समझता हूँ जो हमारी देश की पॉवर्टी है, वो किसी और कारण से नहीं है। हम दोष किसी को भी दें, अपने माता पिता को दें, या अपने गवर्नमेंट को दें, या अपने एम्प्लॉयर को दें, इट इज एक्चुअली द फाइनेंशियल इलिटरेसी विच इज द कॉज ऑफ द आवर स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हम लोग इन चीजों को, आई थिंक मुझे लगता है शायद स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई क्या? जस्ट डू इट अगेन। Can you see my screen now? Now we can see again. Yes. Okay. I think it just got clicked. So
anyways, I will quickly in next 5 minutes share about 5 P's of financial planning में हम लोग क्या कहते हैं कि पहले तो आपको अर्निंग करनी होती है, प्रोक्योरमेंट, फिर नंबर 2 में आता है प्रोटेक्शन, मतलब कि आपको 2 प्रोटेक्शन करने होते हैं। नंबर 1 इज हेल्थ इंश्योरेंस, मस्ट है। जैसे ही आपकी जॉब लगती है वहां से लेकर के 80 साल तक, जब भी आप 90 साल तक, आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है हमारे देश में, वर्ल्ड ओवर बढ़ी है मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ने की वजह से, तो हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी देयर ऑलवेज, नंबर 1। नंबर 2 स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज लाइफ इंश्योरेंस। टर्म प्लान होना ही चाहिए आपका, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। अब ये 2 चीजें तो पहला स्टेप, 2 स्टेप्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। अब थर्ड आता है कि जो भी आपने कमाई करी है, आपने 100 रुपए कमाए या 100 करोड़ कमाए, वो 100 रुपए हमारे 100 बने रहें। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन या टैक्सेशन की वजह से वो 100 के हमारे 100 में से 6 रुपए चले गए, बिकॉज इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो थी, महंगाई की दर 6 है और आपका सेविंग में पैसा पड़ा है, वहां 3 रुपए मिल रहे हैं आपको। तो साल के आखिर में 3 रुपए जुड़े और 100 माइनस हो गए, तो आपको बचे 97 रुपीज। तो एक्चुअली आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है। That is what is called preservation. Preserve your capital by investing in somewhere जहां पे आपको एटलीस्ट इन्फ्लेशन के बराबर तो रिटर्न मिल ही जाए। So that is very important. And फोर्थ स्टेप आता है, जो 4th P हम लोग कहते हैं अपने प्रोप्राइटरी टूल में, वो है प्रोलिफरेशन, कि हाउ टू ग्रो योर मनी। नाउ दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, कि विदाउट रिस्क, जब हम इस अवस्था में होते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो विदाउट रिस्क जो कि कहीं पर उपलब्ध नहीं होता है, तो रिस्क मिनिमल हो, थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग से रिस्क मैनेज्ड हो, वो करते हुए हम कैसे अपने पैसे को बढ़ा सकें थोड़ा। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, ओवर एंड अबव द इन्फ्लेशन रेट। टैक्सेशन तो जनरली बहुत हाई एज में जाएंगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 4th स्टेज ये हो गई। और 5वीं स्टेज आती है पासिंग ऑन दैट वेल्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसा कि राजेश जी शुरू में बात कर रहे थे, हाउ मेनी ऑफ अस हैव मेड विल। तो वसीयत बनाने का हम लोग एक डायरी देते हैं एक्चुअली। Yes, this is the diary which is called My Finance Diary. ये हम लोग हर उम्र के लोगों को देते हैं, और हम चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तो हर चीज है, बट आज भी ये करीब 33 पेज की डायरी है, जिसमें सारी स्कीम्स लिखी हुई हैं, सारे कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसमें आप अगर भरेंगे तो आपको, तो लास्ट में वसीयत का एक फॉर्मेट लगा हुआ है। तो एक्चुअली इट इज सो सिंपल कि अगर आप वो खाली फॉर्मेट की कॉपी करा के या उसी फॉर्मेट में भर के रख देंगे, तो दैट इज ऑल्सो योर वसीयत। वसीयत बहुत सिंपल सी चीज है। ऑफ कोर्स इट कैन बी, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू इट, कि लास्ट वसीयत क्या थी, साउंड माइंड था, ऑल दैट थिंग, बिकॉज वो स्टेट प्लानिंग का हम लोग का एक अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम लोग करते हैं। और 3 आवर्स ऑफ प्रोग्राम स्टेट प्लानिंग हम लोग करते हैं रिटायरिंग लोगों के लिए। बट ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट एक्चुअली गिव इट नेग्लेक्ट इट, यू हैव टू प्लान फॉर इट। सो ये 5 जो P है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में जरूर रखिए। आगे इसके बहुत डिटेल में बात अगर करनी होगी तो हम लोग अलग से भी कर सकते हैं, बट आई थॉट जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ दीज 5 थिंग्स। अब मैं अगर बात करूं खाली ग्रोथ की, मैंने प्रोटेक्शन की बात कर दी, तो जैसे ट्रेडिशनल जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग जानते हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में आज बैंक डिपॉजिट्स हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है 15 लाख रुपए तक की, वय बंधन योजना, प्रधानमंत्री वय बंधन योजना है, NSCs हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये हो रही है कि आज की डेट में इन्फ्लेशन जो अब पहुंच गया है, रिटेल इन्फ्लेशन 6% है, पीछे थोड़ा नीचे हो गया था 4% तक, अभी फिर बढ़ गया है। तो हमें ये देखना होगा कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसे रहें जिससे कि 6 से तो ऊपर आ जाए हमारा टोटल रिटर्न पोर्टफोलियो का। तो दैट इज व्हाट इज अवर चैलेंज। और उसके लिए हमें थोड़ा सा सिक्योरिटीज मार्केट, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वहां बढ़ना पड़ता है हमको। और वहां पे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे कि आपको सेफ साइड में यू कैन गेट समथिंग विच इज बियॉन्ड इन्फ्लेशन, 5, 6, 7% तक आपको कंफर्टेबली मिल जाता है। बिकॉज वहां पे रीजन ये होता है, प्रोफेशनली मैनेज होता है। बैंकों में या किसी में भी कॉस्ट बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या है कि आप अगर कोई डेट फंड या फिक्स्ड इनकम में काम कर रहा है तो वहाँ कॉस्ट कम होती है। और इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स में हो या कोई अच्छे AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड में हो, तो वहां पर आपको इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, उनसे आपको कम से कम एक सेफ रिटर्न 7 to 8% तक का मिल जाता है। सो दिस इज अबाउट अदर ऑप्शन विच यू शुड कंसीडर एक्चुअली। और जैसा कि आपको बताया गया कि रेगुलेटेड है, बहुत ही सेबी द्वारा पूरी तरह नियंत्रित है, तो इसमें कोई भी किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा।
वेल्थ ट्रांसफर के बारे में मैं बात नहीं करता हूँ। फैमिली को कैसे आप आज हम लोग बहुत से देखते हैं फैमिली में कि मतलब जो वेल्थ है, जो लक्ष्मी जी हैं, वो लक्ष्मी जी बजाय सुख के वो दुख देने लगती हैं, क्योंकि वो पूरा जीवन लोगों का अगले पीढ़ी का बर्बाद हो जाता है इसी में कि झगड़े में पूरी जिंदगी चली जाती है कोर्ट केस में। तो वो ना हो पाए, आपके हिसाब से जो सही है वो आप जरूर करें और उस तरह से आप अपने रहते हुए उस चीज को पास ऑन कर दें। इसके बारे में बता दिया है आपको नवीन जी ने, आई विल नॉट टच अपॉन दिस। लास्टली ये हम लोगों का जो एवोक इंडिया का ऑफिस विशेष खंड में है, कभी भी इधर से आप आए तो हमारे पास इतनी स्पेस है कि वी कैन, काफी लोग आप में से आ चुके हैं यहाँ पर, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग मिल सकते हैं। मैं अभी भी अपने ऑफिस में हूँ और ऑफ कोर्स वी कैन शेयर सम ऑफ दीज मटेरियल्स विद यू। सेबी के द्वारा भी एक रिटायरमेंट प्लानिंग पे एक किताब इस तरह की छापी जाती है, ये ऑल्दो इंग्लिश में है। हमारी जो मेरी फाइनेंस डायरी है, ये MFD बोलते हैं, ये जो है ये दिस इज एक्चुअली बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो ये भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी किसी तरह की इशू, किसी भी तरह का बैंकिंग में या इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट्स में कंप्लेंट है, उसको भी हम लोग टेकअप करके रेगुलेटर तक पहुंचाते हैं और आपको मदद दिलवाते हैं। और कोई भी इस तरह का कार्यक्रम अगर आप चाहते हैं कहीं और करवाना, वो भी हम करते हैं। साथ में स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बहुत सारे इंटर्नशिप के, वॉलंटियरिंग के प्रोग्राम्स कराते हैं। हम लोगों के साथ अभी भी करीब 15 से ऊपर करीब MBA स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं BHU के, और 5 IT कॉलेज लखनऊ के, जो एक लाइव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हमारे साथ में कुछ। तो दैट ऑल्सो वी प्रोवाइड, and we will be very happy to connect with all of you, and anytime we can be of any help. So I would just end my presentation here and would hand it over back to Rajesh ji for taking it forward and for the question and answer. थैंक यू प्रवीण जी, बहुत ही आपने बहुत कम शब्दों में, बहुत कम टाइम में बहुत ही इंफॉर्मेशन दी थी, जो नेचर में जनरल है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है। और मैं सभी लोगों से, जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण जी के बिहाफ पे कि बहुत चीजें हैं जो हो सकता है इस तरह के वेबिनार में या प्रेजेंटेशन में क्लैरिफाई नहीं हो पाती है। आप पर्सनली प्रवीण जी से बात कीजिए और अपना पर्टिकुलर कोई अगर इश्यू है, पर्टिकुलर कोई आपके किसी एरिया में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जरूर बात कीजिए, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। मैं आई कैन वाउच फॉर दैट। आपके साथ कई वेबिनार करने के बाद और भी अदरवाइज मैं आई आल्सो फील दैट आई एम क्वाइट लर्नड ऑन दोज इशू। और जो आपने अभी डायरी की बात की जिसमें सब कुछ दिया गया है, आई रिक्वेस्ट कि अगर उसको आप PDF या सॉफ्ट कॉपी अगर उसकी है तो आप उसको, वो हमने अपलोड कर दिए हैं आप सृष्टि, वो यहाँ पे अभी अपलोड कर रहे हैं। इन केस यू वांट टू डाउनलोड दैट डायरी, तो वी हैव अपलोडेड फ्यू थिंग्स, लिंक इसमें हम अभी अपलोड कर रहे हैं। सो इन नेक्स्ट 5 मिनट्स टाइम आई थिंक सेबी के बुकलेट्स तो इसमें अपलोड कर दिए हैं सेबी के ऑफिस से, उनके डीएम साहब के ऑफिस से। और अभी हम लोग अपना जो न्यूज़लेटर और माय फाइनेंस डायरी भी अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 मिनट्स टाइम आई विल रिक्वेस्ट सृष्टि फ्रॉम माय ऑफिस टू जस्ट डू इट, तो शी विल जस्ट डू इट, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसको भी यहाँ पर। हाँ, उसके बाद भी अगर किसी को, हाँ जी, इसके बाद भी अगर किसी को कोई तकलीफ है, किसी भी तरह का कोई इश्यू है, तो प्रवीण जी से पर्सनल लेवल में बात करके, बिकॉज एम जो वेबिनार का था वो यही था, कोई इसमें कहीं कोई और कोई एंगल नहीं है, बस ये है कि अगर ये अपनी तरफ से कोई फैसिलिटी या कोई इस तरह की हेल्प एक्सटेंड कर पाए तो समझिए कि दैट एम है अचीव्ड। और अब हम ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, नवीन जी ही इज देयर ना, आई थिंक ही कैन, नवीन जी कैन यू हियर मी? I am there, Mr. Rajesh ji. हाँ नवीन जी हैं, राइट। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर के लिए भी प्रवीण जी आई रिक्वेस्ट यू टू हैंडल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आंसर यू वुड बी गिविंग ऑन नवीन जी, तो आप लोग सीधा यू प्लीज टेक केयर। नवीन जी इज आल्सो देयर, आई थिंक हिज प्रेजेंटेशन वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसमें से आप में से किसी को अगर इनफैक्ट आई विल रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर शीला मिश्रा जी टू प्लीज give her views and comments on the topic. It will be our pleasure to hear. Thank you so much, Mr. Dwivedi. Before I ask my question, I would like to congratulate you all and Kabir Peace Mission for such a wonderful and informative session on financial literacy. And I just want to know, like most of the time we never read the full document before investment.
And what happens, like sometimes agent does not inform us all the points, and we suffer a lot. Personally, I had two bad experiences. One was with ICICI and the other was with SDFC. So there I invested quite sufficient amount of money, and it was supposed to be invested every year. But agent didn't inform me that way. He said it is one-time investment, and I invested it one time and then I forgot, as usual, because we are having lot of things to do. And he said that it's one time. We never read the full document, and so I lost my hard-earned money there. So is there any provision to get back at least some of the amount of that money which I couldn't get because Hello. Yeah. नवीन जी आप Last, I think one yes, word I there think was I a have not point. heard. Last line में जो आप Yes, था वो थोड़ा सा फिर से बोल दीजिए मैडम. हाँ जी. I think I heard you, but last वाला जो आपने लाइन बोला यस वो. यस, बीच में एक एक्चुअली कॉल आ गई थी, मे बी बिकॉज ऑफ दैट. Okay. तो मेरा कहना ये था कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया और जो एजेंट ने हमें कम इंफॉर्मेशन दी, उसकी वजह से जो मान लीजिए 3 साल या 5 साल तक चलना चाहिए था, वो हमने सिर्फ 1 साल जमा किया. मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा किए, तो उसका कोई भी अमाउंट हमें फिर वापस नहीं मिला. वो चक्कर लगवाते रहे. एचडीएफसी वाले में भी यही हुआ, आईसीआईसीआई में भी यही हुआ, और आई नेवर गॉट एनी अमाउंट, जबकि उसमें कुछ अमाउंट मिलना चाहिए था. तो एक तो ये इशू था. दूसरा ये था कि जो प्रवीण जी ने बताया है फाइनेंशियल डायरी के संदर्भ में, दिस इज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई हाईली अप्रिशिएट कि इस तरह के सेशंस कम से कम जो ओवर 50 हैं उन लोगों के पास तक तो पहुंचना ही चाहिए. तो आई विल डेफिनेटली कम टू यू पर्सनली, and I would like to have such sessions for our other colleagues as well. So thank you so much for that. I would like to know more about it. But what can be done for such things like we have not got the refund of any amount once I invested? So what can be done there? Thank you. Right. So I will just maybe comment, then I will ask Naveen ji also to add. You know what I understand, Shreya ji, this is a very common thing which you are sharing. We get to hear a lot of such horror stories, and especially जो 2016 के पहले होगा मेरे ख्याल से आपका ये, if I am not wrong, जो आपने स्टार्ट किया, कब किस ईयर की बात है ये? पहले का ही होगा शायद, पहले का ही हाँ, होगा. तो अभी आईआरडी ने थोड़ा चेंज किया है वैसे, लेकिन अभी भी क्या है कि जो आपका ये इंश्योरेंस सेलिंग में जो मोस्टली मिस इन्फॉर्मेशन होता है या मिस सेलिंग होता है, और बैंकों में या किसी भी अदर एजेंट में भी वो यही होता है कि वो आज आपको मिस सेलिंग के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन कम बताते हैं सो दैट उनका टारगेट पूरा हो जाए, और उसके बाद फिर क्योंकि आपको पता नहीं था और आपने वो पेमेंट नहीं किया, और उसके बाद वो पैसा आपका, अगर फर्स्ट ईयर प्रीमियम दिया है तो वो पूरा पैसा आपका चला जाता है, फॉरफीट हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो जो टोटल कॉस्ट होती है इंश्योरेंस में वो मोस्टली फर्स्ट ईयर में ही चली जाती है. सेकेंड ईयर से थोड़ा बहुत एलोकेशन, तो चाहे वो कमीशन हो एजेंट का या वो उसके खर्चे हों, मेंटेनेंस खर्चे हों या मोर्टेलिटी चार्जेस हों, तो मैक्सिमम पोर्शन फर्स्ट ईयर प्रीमियम से जाता है. और यहाँ पर ये मिस सेलिंग बहुत होती है, इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि एक्चुअली आपको खास तौर से प्रोडक्ट आप कौन सा ले रहे हैं और उसके क्या टर्म्स हैं, वो बहुत ही जरूरी है कि उसको आप जरूर जानें और कहीं पर नोट भी करें. क्योंकि बहुत बार हम लोग वर्बली, स्पेशली बैंक्स में, क्योंकि मैंने 23 साल बैंकों में काम किया है और मैं जानता हूँ इस बात को कि इसको लेकर के बहुत सा ज्यादा लेकिन अगर आप उसको एक बार हम लोग को बताएंगे तो वी कैन ऑलवेज चेक, बिकॉज अभी आईआरडी ने थोड़ा चेंजेस किए हैं, लेकिन अगर 2016 के पहले का है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट एनी रिलीफ और एनी रिफंड इन दैट, बट वी कैन स्टिल चेक दैट. एक बार अगर आप मुझे कभी अलग से व्हाट्सएप करिएगा वो जो आपकी पॉलिसी थी और क्या था, वी कैन स्टिल ट्राई एंड हेल्प यू विद दैट. जो आपने सेकंड बात कही कि 50 प्लस के लोगों को, तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग तो ये कार्यक्रम MBA स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, इंक्लूडिंग जो छोटे बच्चे हैं रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज में, उनके लिए पेंटिंग के माध्यम से कैसे वो बचत करें, कैसे बचत से वो आगे बढ़ें,
और उनके पेरेंट्स को। तो एवरी एज ग्रुप, एवरी सेगमेंट और सभी के लिए ये हम लोग कार्यक्रम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस में हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो रेंजेस हैं, वो सारी रेंज के लिए हमने हर रेंज के लिए ये कार्यक्रम रिटायरिंग लोगों के लिए किए थे जो रिटायर होने वाले थे। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और जरूरत भी इसकी, आवश्यकता भी है। तो हम लोग जरूर आपसे चाहेंगे, आपका भी सहयोग चाहेंगे कि इसको हम और विस्तार दे सकें, इस पे हम we can actually work to a larger audience and larger set of people. So I hope I have touched upon both your issues, and I will request Naveen ji if he wants to add anything. I think Praveen ji is fine. Okay, thank you. Thank you. Tilak Raj Manocha ji ने लिखा है कि problem was resolved through IRT and received 100% relief. So we have good cases also where Mr. Manocha has got the money back. So Mr. Sheila Mishra ji can take some solace from there. Any other question? Dr. Kirti Narayan ji भी हैं यहाँ पर और Mr. Manshuri हैं. Any other question? We are waiting. Ashutosh Nigam ji भी हैं. Anybody who wants to share any of your anecdotes or any thoughts जो आपके साथ कोई अनुभव हुए हों वित्तीय साक्षरता को लेकर के, और जिसको कि आप हम सबके बीच शेयर करना चाहें? आई थिंक इट विल बी अ प्लेजर एंड आल्सो लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस. मनोजा जी आप. हाँ द्विवेदी जी, थैंक यू. हेलो. हाँ जी आई थिंक आपकी आवाज आ रही है. आशुतोष जी आप. एक्चुअली मैं देर से ज्वाइन कर पाया, थोड़ा सा बिजी था, तो ये हाँ, बहुत अच्छा लगा. जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, तो हमने देखा कि ये जो तमाम जो स्कीमें निकलती हैं, सरकारी गैर सरकारी जितनी हैं, तो इनमें अधिकतर जो लोग आते हैं वो पूरी बात बताते नहीं. जो लिटरेचर देते हैं उसको पढ़ने का टाइम रहता नहीं. हम लोग फुली बिजी रहे नौकरी में, और पर्सनल लेवल पे ही आदमी नेग्लेक्ट करके ऑफिस का काम या समाज सेवा काम करता है, उसमें नेग्लेक्ट होती है आदमी की पर्सनल खुद की फाइनेंशियल स्टेक्स और अपनी हेल्थ एंड ऑल दैट. तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं मोर देन 30 इयर्स ऑफिसर रहा नाबार्ड में, और मैंने जब ज्वाइन किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 75 में, उसके पहले स्टेट गवर्नमेंट में था. मेरा जो एक्सपीरियंस लगातार रहा, मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और कोई ऐसा नहीं मिला जो उसका ट्रैक रख सके, और मेरे पास समय नहीं था ट्रैक रखने का. 10,000 20,000 से लगा के कई लाख रुपए जो है, क्रेडिट कार्ड, वो साहब मेंबर बन जाइए, फलाने बैंक के आपका कार्ड आ गया, इस्तेमाल किया, दे दिया, वो अपना मिसयूज हुआ, ये वो दुनिया भर का होता रहा, और खुद को टाइम नहीं था मैनेज करने का. सबसे बड़ी जो दिक्कत है इसमें फाइनेंशियल सेक्टर में, कि ये जो आपके लोग आते हैं जो कन्विंस करते हैं, लिटरेचर देते हैं और वो कर देते हैं, हम लोग यूं ही चेक साइन कर देते हैं 2 लाख 5 लाख 10 लाख का, पर इसके बाद वो कभी कॉल बैक नहीं करते अपनी तरफ से कि साहब आपके इन्वेस्टमेंट का ये हुआ, और हम लोग उसको ट्रैक नहीं करते. तो एक ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि शायद 10% लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन है. मैं LIC की मैं बात करूं, मैंने रांची में पॉलिसी ली अपने नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, 1 2 4 किस्तें दी होगी, फिर मैं लखनऊ वापस आ गया, और उसमें शायद एक आध पॉलिसी मेरी लैप्स इसलिए हो गई कि आपने 1 2 उसमें इंस्टॉलमेंट दिया था, बाकी मैंने यहाँ जमा किया नहीं जमा किया, क्या हुआ वो सब कागजों पर दबे हुए. मैं इसमें एक बात, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको आशुतोष जी, एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा इसमें, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग ये बताते हैं कि आपको अपने फाइनेंस के मामले में फैमिली से बात जरूर करनी चाहिए. जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि लोग एक प्रीमियम देकर के भूल जाते हैं बहुत सारे. आज LIC और और बैंकों के पास करीब 35,000 करोड़ रुपीस पड़ा है, विच इज इन अनक्लेम्ड अकाउंट. अनक्लेम्ड होने की वजह से वो, उसकी कारण सिर्फ यही है कि परिवार को हमारे पता ही नहीं होता है कितने अकाउंट हैं, या हमने कभी एक प्रीमियम दिया और अनफॉर्चुनेटली कोई अगर दुर्घटना होती है तो वो सारा पैसा हमारा चला जाता है अनक्लेम्ड अकाउंट में. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड एटलीस्ट शेयर विद फैमिली एंड शेयर दिस लर्निंग ऑल्सो, बिकॉज पेरेंट्स ज्यादातर बच्चों से बात नहीं करते हैं पैसे के मामले में, और हम लोगों ने देखा है कि बच्चों को इसके मामले में और कहीं से नॉलेज नहीं होती है, बिकॉज इनफॉर्मल एजुकेशन में हमारी अभी भी कहीं पर
किसी भी करिकुलम में ये ऐसा कोई कोर्स में नहीं है। सेबी के माध्यम से एक कार्यक्रम होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि विजिट टू सेबी, जो स्कूल्स में भी कर रहा है, सेबी करता है। अभी हम लोगों ने डीपीएस के लिए कार्यक्रम किया अभी, और क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए। जो कार्यक्रम तो हम लोगों ने किया, हाँ, तो ये कार्यक्रम हम लोग जरूर, अगर आप ये कहिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो लोग आते नहीं है कि जरूर ये कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, हमको फंसाएंगे और हमको जबरदस्ती इन्वेस्ट करा देंगे। वो तो आपने देखा ही था, हम लोगों ने प्रोग्राम विशेष खंड का यहाँ दर्जन के हिसाब से हाई कोर्ट जजेस रहते हैं, IAS ICS रहते हैं विशेष खंड में, छोटा प्लाट ही नहीं बड़ा आदमी ही रहता है विशेष खंड में, और नहीं हम लोग जरूर आगे से और फंसा देंगे हम। नहीं हम लोग इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल करते रहेंगे, आपका सहयोग भी चाहेंगे। मनोजा जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनोजा जी आप कुछ? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। राजेश जी आप हैं क्या? सुन पा रहे हैं? हाँ, नहीं, मैंने जी, बोला कि जी, आप भी अगर कुछ अगर आप किसी को अगर ये लगता है, क्योंकि सभी मेंबर्स को आप जानते हैं, और डॉक्टर कीर्ति नारायण भी लगता है शायद अभी अगर है तो कीर्ति नारायण थी। डॉक्टर अगर कोई और आवाज सुन सकते हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। नहीं, डॉक्टर कीर्ति नारायण, मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, वो मुझे लगता है शायद वो अभी नहीं है, मतलब निकल चली गई है। मुझे तो अटेंडीज में अभी तक तो थी, वो नहीं है। सो इन केस देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, आप बताइए, आप हाँ, मुझे लगता है अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज, जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो अपने आप को अनम्यूट करके एंड यू कैन आस्क। In case we do not have any further question, then I request Tripathi sir, GP Tripathi sir, for the vote of thanks, please. Tripathi sir, are you there? आप सुन सकते हैं? GP त्रिपाठी जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को आप। जी, just hold कीजिए। Dr. Kirti Nayan, she is there. She is trying to unmute herself. मैम, नीचे एक बार बना हुआ है जहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, उसके ऊपर जहाँ पे आप कर्सर को नीचे लेके आइए, नीचे लेके आइए। ओके, हाँ, if you cannot locate the cursor, then there is a problem. You have to bring down the cursor in the bottom line almost, and then you'll find there are 7 these icons, and the first icon is for muting and unmuting. Because of the loss, sir. You can do one thing. You can just log out and then again log in. Maybe that is the way you can finally come in. I can do one thing. Just a second. मैं अपने फोन को स्पीकर पर लगाता हूँ and then you can speak. So this works. जी आ गए आप? हाँ त्रिपाठी जी। जी हाँ अग्रवाल जी। जी हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए ये किसी का मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। शायद किसी का सिस्टम डबल हो गया है, उसकी वजह से जी। तो टीम को बोलिए कि in case they can fix the problem. हाँ, हेलो। हाँ, आपको सुन सकते हैं। हाँ, बोलिए। जो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर एवोक इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेशक जागरूकता कार्यक्रम सर्वथा प्रशंसनीय है। मैं आयोजक श्री प्रवीण द्विवेदी जी को साधुवाद देता हूं। मैं श्री अजय शुक्ल, पूर्व रेलवे बोर्ड सदस्य, श्री नवीन सक्सेना AGM सेबी तथा श्री राजेश अग्रवाल, अवकाश प्राप्त IAS के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया तथा अपने सारगर्भित उद्बोधन से वरिष्ठ नागरिकों को निवेश के प्रति जागरूक किया। मैं कबीर शांति मिशन के सभी सहभागियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी सहभागिता से यह कार्यक्रम सफल हुआ। इस कार्यक्रम के बहुआयामी लाभ निश्चित हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। नमस्कार।